ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बोर्ड वाला सीज़न अब 26-27 का बैच शुरू हो चुका है। तो हम जैसे अपने इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी मीडियम क्लासेस भी लेके आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जब भी टाइम मिलेगा तो ऑफलाइन क्लासेस से तो ये सारे वीडियो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में पूरा वैद्युत आवेश और क्षेत्र आपको समझाया जाएगा। तो पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो क्या होता है कि जो पहली हेडिंग है वो है घर्षण विद्युत। होता है कि दैनिक जीवन में आप बहुत ऐसे एग्जाम्पल होंगे आपके आसपास, जैसे आप अगर कंघे को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो जब दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन किया जाता है, तो परस्पर रगड़ने से उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। और इस बात को सबसे पहले थेल्स ने समझा और दुनिया को बताया कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। जैसे अगर आप बैलून को अपने बाल में लगातार फ्रिक्शन कर दें तो वो दीवार से चिपक जाता है। तो सबसे पहले बात किसने बताई? थेल्स ने। थेल्स के बाद एक आदमी आया, उसका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने कहा कि बिल्कुल थेल्स जो कह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं आसपास जिनमें यह गुण पाया जाता है। विलियम गिलबर्ट ये क्वीन एलिजाबेथ के एक फैमिली डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। उसके बाद एक तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, थॉमस ब्राउन ने एक शब्द दिया था, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया था। तो घर्षण विद्युत होती क्या है? तो विद्युत ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। लेकिन याद रखिएगा, यह सिर्फ कुचालक में होगा। किस में होगा? कुचालक में होगा, सुचालक के लिए नहीं है। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं घर्षण विद्युत। ये साइंटिस्टों के बारे में आपको भी इंट्रो बता चुका हूँ कि सबसे पहले थेल्स हैं। थेल्स ने कहा ये लाइन जो है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। ये सबसे पहले थेल्स ने बताया। थेल्स के बाद विलियम गिलबर्ट ने कहा कि थेल्स जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक आगे प्रयोग करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। थॉमस ब्राउन, आजकल जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली अंबर, अंबर से आया है। यह है एक अंबर जो है यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये कि आप एम्बर को जानते कि नहीं जानते, तो एम्बर बहुत सिंपल सा होता है। ये है कि जो पुराने पेड़ हो जाते हैं ना, उन पेड़ों से एक चिपचिपा पदार्थ होता है, रेजिन। तो जब बहुत हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, तब उससे से बनता है एम्बर। ठीक है, उस क्या बनता है? एम्बर। और बहुत बहुत सख्त हो जाता है, और इसका जो यूज़ होता है गहने बनाने में और इत्र बनाने में, सजावटी वस्तुओं को बनाने में। तो ये बेसिकली यूनानी भाषा का शब्द है। अब इसके बाद अगर किसी वस्तु में रगड़ने पर उसमें आवेश आ गया तो उस वस्तु को बोलते हैं आवेशित पदार्थ। क्या बोलते हैं? आवेशित पदार्थ, या विद्युतन्मय बोलते हैं, चार्ज्ड बॉडी बोलते हैं। ठीक है। आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। सवाल ये है कि धन आवेश और ऋण आवेश आए कैसे? तो आप देखिए, आप एक प्रयोग के द्वारा इसको समझिएगा। ये होती है एक कांच की छड़ है, ठीक है, ये दूसरी कांच की छड़ है, और इसको हम रेशम के कपड़े से रब किए। मतलब अगर ये दोनों रब नहीं की गई हैं, अगर ये दोनों पास पास लाई जाती हैं तो इनमें कुछ नहीं होता। मान लीजिए बिना 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 रेशम का कपड़ा अभी रगड़ा नहीं गया इन कांच की छड़ पे। तो जब इन कांच की छड़ पे रगड़ा नहीं गया है तो इनमें कोई मतलब प्रारंभिक अवस्था में जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। लेकिन जैसे ही रेशम के कपड़े से आप इसको रब करेंगे तो कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षण करने लगती हैं, प्रतिकर्षित करने लगती हैं। सवाल ये कि पहले नहीं कर रही थी, अब ऐसा क्या हो गया कि ये प्रतिकर्षित कर रही हैं। ऐसे ही आप एबेनॉइड की राड ले लीजिए, और एबेनॉइड की राड को फर से या ऊनी कपड़े से किसी से भी रगड़िए, और इनको जब पास लाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो हुआ ये कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें एक प्रकार का आवेश आ रहा है, और एबेनाइट की छड़ को भी रगड़ने पर उसमें एक प्रकार का आवेश आ रहा है। तो अब अगर हम अगली बार में एक कांच की छड़ ले लें और एक एबेनाइट की छड़ ले लें, एक कांच की ले लेते हैं और एक एबेनाइट की ले लेते हैं,
तो क्या होगा, अब ये इन दोनों में आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो वो घर्षण की वजह से आवेशित हो रहे हैं, और जब वो आवेशित हो रहे हैं तो उनमें आवेश आ रहे हैं। और इससे एक निष्कर्ष निकला कि जब इसमें मान लो इसमें प्लस आवेश आ गया, इसमें ऋण आवेश आ गया, तो समान प्रकार के जो आवेश होंगे वो परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो वस्तु में धनावेश, कुछ वस्तुएं हैं, अगर किसी वस्तु में धन आवेश है तो उसमें ऋण आवेश की कमी होगी, और किसी वस्तु में ऋण आवेश है तो उसमें धन आवेश की कमी होगी। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट का बस एक कंक्लूजन याद रखना है, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, बस ये आएगा कि मतलब कि निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, बाकी आप किसी प्रयोग को आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हैं। तो बस आप इतना याद रखिए कि समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेगा, और प्लस माइनस आकर्षित करेगा। अब एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो कांच और रेशम, तो कांच में धन आवेश पाया जाएगा और रेशम पे ऋण आवेश पाया जाएगा। फर एबेनाइट में फर में धन आवेश पाया जाएगा, एबेनाइट पे ऋण आवेश पाया जाएगा। ऊन प्लास्टिक, ऊन पे धन आवेश पाया जाएगा, प्लास्टिक में ऋण आवेश पाया जाएगा। ऊन और रबड़ में, तो ऊन में धन आवेश पाया जाएगा और उसमें ऋण आवेश पाया जाएगा। अब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, तो देखिए, दुनिया का हर पदार्थ परमाणु जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, और नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन ऋणावेश होता है। मतलब परमाणु जो होता है वह विद्युत उदासीन होता है। क्या होगा, विद्युत उदासीन होगा। ये विद्युत उदासीन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल वे पे न्यूट्रल होता है। तो विद्युत उदासीन क्या कह रहा है कि जितने धन आवेश पाए जाएंगे उतने ही ऋण आवेश पाए जाएंगे। मतलब परमाणु जो होते हैं जितने धन आवेश होंगे उतने क्या होंगे, ऋण आवेश होंगे। मतलब समझिएगा कि ये पूछा भी गया है एक बार कि परमाणु कैसे होते हैं, तो परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। अभी इस डायग्राम के थ्रू समझिए कि ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ धनावेश है और यहाँ ऋणावेश है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो पाया जाएगा वो धनावेश है। और अगर परमाणु की प्रारंभिक अवस्था में देखें तो जितने धनावेश हैं उतने ऋणावेश हैं। मतलब कि एटॉमिक जो है, परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन है। तो जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं बंध इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, बंध इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑर्बिट में पाया जाएगा उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और घर्षण विद्युत के लिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, घर्षण में, क्योंकि अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं कि हमको पता है कि फोर्स, ये मान लो जो यहाँ दो टाइप का फोर्स काम करेगा, एक केंद्र की ओर, एक केंद्र से बाहर की ओर। तो फोर्स जो होगा वह दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो फोर्स होगा वो बीच की दूरी के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब अगर आप ऐसा समझिए, अगर मतलब अगर ये केंद्र है तो केंद्र से जैसे दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होता जाएगा। दूरी के बढ़ने से व्युत्क्रमानुपाती में अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ जो केंद्र से जो बल लगेगा वो कम लगता है, इसलिए इनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही घर्षण विद्युत के लिए जिम्मेदार होते हैं। और घर्षण विद्युत सिर्फ कुचालक में होता है। मैंने आपको बताया है कि घर्षण विद्युत सिर्फ कहाँ होगा, कुचालक में होगा। तो एक वस्तु पर जितना आवेश होता है दूसरी वस्तु पर ठीक उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। ठीक, याद रखिएगा, एक वस्तु पर जितना आवेश होगा दूसरी वस्तु पर ठीक उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु से आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कारण आवेशित हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी धनावेशित हो जाएंगे। तो ये जो आवेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जानिए। जैसे मान लीजिए कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कांच की छड़ है, ठीक है।
अब कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले जाएंगे। तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, तो इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये कांच की छड़ धनावेशित हो गई, और रेशम के कपड़े पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ये ऋणावेशित हो गई। ऐसे ही एबेनाइट फ्लालेन, तो क्या होगा कि जब एबेनाइट की छड़ को आप फर्श से रगड़ रहे हैं तो ये फर्श से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ऋणावेश हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो धनावेश हो गया। तो वस्तु को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु पर जितना आवेश रहता है दूसरी वस्तु पर ठीक उतना विपरीत प्रकार का आवेश होता है। बात समझ रहे? जितना जितना इसमें धनावेश होगा उतना ही रेशम के कपड़े पे ऋणावेश होगा। ये सारी चीज़ें। तो किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर उन्हें आवेशित किया जा सकता है, ऐसा मतलब वास्तव में ऐसा नहीं है। जब दो कुचालक को आपस में रगड़ कर उन्हें आवेशित किया जाता है तो दो चालक को धातु को आवेशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक सिर्फ कुचालक के लिए रूल है। समझिएगा बात, क्योंकि अगर दो वस्तुएं हैं, मान लो दो वस्तुएं हैं और दोनों कुचालक हैं, तो उन्हें घर्षण के माध्यम से आवेशित किया जा सकता है, पर दो चालक को आपस में रगड़ कर आप आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है। तो किसी वस्तु पर आवेश है कि नहीं है, आवेश की उपस्थिति पता लगाना, किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है या नहीं, और अगर है तो वह किस प्रकृति का है, क्या वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो दोनों इसी को, तो इसका परीक्षण जिस यंत्र से किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या होता है आप देखिएगा, ये अनावेशित स्थिति है और ये आवेशित स्थिति है। यहाँ ऊपर एक डिस्क लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डिस्क लगा हुआ है। फिर यहाँ पे ये आपका जो है ये कुचालक एक ढक्कन लगा हुआ है, और आगे देखिएगा ये अर्थ से कनेक्ट है, इसमें मेटल की एक पट्टी लगी हुई है, कांच का पूरा जार है, और ये दो गोल्ड फॉयल है। क्या है, गोल्ड फॉयल। जैसे ही आप एक आवेशित वस्तु को, अभी देखिए दूर है, इसमें क्या होता है, घर्षण में वस्तुओं को आपस में जब आप रगड़ते हैं तो रगड़ने पे उन दोनों का टच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही मान लो एक धनावेशित कांच की छड़ लाए और ये डिस्क पर टच कराए, तो अभी ये इसका धनावेश है, तो ये जो पट्टी है ये सुचालक है, तो यहाँ से धनावेश जाएंगे, तो ये अगर ये समान आवेश है, कैसे आवेश है, समान आवेश है, तो ये दोनों पत्तियाँ कहाँ चली जाएंगी, दूर, क्योंकि समान प्रकार के आवेश के कारण प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। और ये पत्तियाँ मतलब ये आवेशित स्थिति है तो ये पत्तियाँ दूर चली गई। अगर आप इस कांच की छड़ से ये धनावेशित कांच की छड़ को हटा लेते हैं तो ये पत्तियाँ फिर से अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगी। तो देखो इस यंत्र का उपयोग सिर्फ इतना है कि आप आवेश की उपस्थिति पता लगा सकते हैं, आप आवेश धनावेश है कि ऋणावेश है ये पता लगा सकते हैं, ये काम करता है। और इसको आप घर पे बना सकते हैं। आप घर पे बनाने के लिए क्या करेंगे, आप कांच की एक बॉटल ले लीजिए, ऊपर यहाँ पे आप गोल्ड फॉयल ना मिले तो आप जो खाना पैक करने वाली जो पत्तियाँ नहीं आती, मतलब वो जो एल्युमिनियम की पैकेट आता है, आप बारात शादी में जाएंगे तो आपको पैकेट मिलता है, तो आप उसका भी बना लीजिए, वो भी काम करता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, स्वर्णपथ विद्युतदर्शी। ठीक है, फिर चालक क्या होते हैं, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है उसे हम चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर भी होता है, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी उसे चालक कहते हैं, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसे हम क्या बोलते हैं, कुचालक। जैसे रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल भी विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, फिर आवेश का कुछ गुण होता है, उस गुण में जो पहला है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एक एक को समझते हैं और यहाँ सवाल बनते हैं। आवेश का संरक्षण जो है कि ये कहता है कि किसी पृथक्कृत निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब किसी और चीज़ से कनेक्ट ना हो, किसी और चीज़ से जुड़ी हुई ना हो, न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश नष्ट किया जा सकता है,
न तो आप आवेश आप उत्पन्न कर सकते हैं, न ही तो नष्ट कर सकते हैं। यह सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़े तो जितना धनावेश कांच की छड़ पे था उतना ही ऋणावेश रेशम वाले कपड़े पे आया था, और यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। यह एक सार्वत्रिक सिद्धांत है, मतलब यह सभी परिस्थितियों में लागू होता है। आवेश का संरक्षण सभी परिस्थितियों में लागू होता है, इसीलिए यह एक सार्वत्रिक सिद्धांत है। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं वो बनते हैं आवेश के क्वांटीकरण से। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, न्यूनतम मान जो आवेश का होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का मान इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। क्या आवेश क्वांटम प्रकृति दिखाता है? दिखाता है। इसका जो सूत्र होता है Q इक्वल प्लस माइनस एन ही होता है। मतलब Q क्या है? आवेश। एन क्या है? एन आपके जो नंबर्स होते हैं, चाहे धन नंबर हो चाहे ऋण नंबर हो, मतलब इंटीजर्स, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। और ई है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये ऋणावेश है। अब समझिएगा बात को बहुत ध्यान से कि Q इक्वल प्लस माइनस एन जो है, तो अब ये पूछता है, कई बार पूछा गया है पेपर में कि न्यूनतम मान कितना होता है, आवेश का न्यूनतम मान। ठीक है, तो आवेश का न्यूनतम मान इतना होता है, ये याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश जाता है तो याद रखना, जब जाएगा, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे वो कितनी बड़ी हो, हमेशा पूर्ण तरीके से जाएगा। आवेश सदैव या तो +1 जाएगा या तो -1 जाएगा। कभी 1/2 या -1/2 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाएंगे। समझ रहे बात को? तो आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। आप चौथी सीढ़ी में नहीं चढ़ सकते सर, आपको क्रम से जाना पड़ेगा। और जो भी आवेश जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, तो वो हमेशा पूर्ण तरीके से जाएंगे, कभी भी आधे अधूरे नहीं जाएंगे। मिठाई मिलेगी तो पूरी मिलेगी, आधा अधूरा नहीं मिलेगा। फिर आवेश की योज्यता, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, तो जो कुल आवेश होगा किसी भी निकाय पे, जो कुल आवेश होगा उसमें मौजूद सभी आवेशों का जो बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कैसे? समझिए बात को ध्यान से। मान लीजिए यह कोई एक निकाय है और यहाँ पे जो आवेश है, मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे -4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे -3 इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा और माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा, और प्लस में माइनस को हटा देंगे। जैसे 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन, और 4 3 7, -7 इलेक्ट्रॉन। तो इस सिस्टम पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया पूरा आवेश का जो गुण होता है। आवेश सदैव चालक के बाहरी सतह पे रहता है। और कुछ याद रखिएगा, जो आवेश होता है सदैव चालक की बाहरी सतह पे होता है। कहाँ होता है? बाहरी सतह पे होता है, आंतरिक सतह पे नहीं। जो खोखला चालक होगा, खोखला जो चालक होगा, उसके अंदर कोई आवेश नहीं पाया जाएगा। उसके अंदर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, कोई आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसलिए अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है शून्य होता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है, तो उन आवेशों को हम बिंदु आवेश मानते हैं। अगला एक टॉपिक है बिंदु आवेश क्या है। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लिया आप ये दो आवेश रखे गए हैं, एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश है। तो इनकी जो बीच की दूरी है, इनके मुकाबले इन आवेश का जो आकार है वो बहुत कम है, तो इनको बोलेंगे बिंदु आवेश। या दूसरे तरीके से यह बोलेंगे कि जब एक बिंदु पर समस्त आवेश केंद्रित होता है, जब एक बिंदु पर जो हमारा समस्त आवेश है वो केंद्रित होता है,
उसे हम बोलते हैं बिंदु आवेश। ठीक है। और किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा, वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करेगा। किसी भी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अगर वस्तु स्थिर है, वस्तु क्या है, स्थिर है, तो अपेक्षिक वेग से गतिमान है और उसका आवेश समान रहता है, वेग पर निर्भर नहीं करता। ये समझिएगा, किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। क्योंकि यहाँ हम स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे हैं, और स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कि जो हमारा आवेश है, ठीक है, जो हमारा क्या है, आवेश है, वह विरामावस्था में है। मतलब वेलोसिटी का मान कितना होगा, 0। और जब कोई भी स्थिर वैद्युत विरामावस्था में होता है, तो कई बार पूछ चुका है, वह सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। क्या पैदा करता है, विद्युत क्षेत्र। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम और आगे क्लास लेके आएंगे। थैंक यू। ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट बना के रखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।